नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट्स पहले कलर चेंज करें। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो व्हाट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बता दो, कंट्रोलर मतलब एक तरीके से आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कंट्रोलर से। ओके, कंट्रोलर। ठीक है, हम लोगों ने जहाँ से इसको ये पोस्ट अपनाया है वो है यूके। ठीक है, यूके के पार्लियामेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक अच्छा सा पोस्ट है। ओके, सो उसमें जो कंट्रोलर है वो एक काम करता है। उसका अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, सो व्हाट ही डज इज व्हेन द पार्लियामेंट पासेस द एप्रोप्रिएशन बिल, जब पार्लियामेंट एप्रोप्रिएशन बिल पास कर देता है कि हाँ भाई आप सरकार जो है, सरकार को बोलते हैं कि हाँ भाई आप इतने इतने रुपए निकाल सकते हो आपके खजाने में से, मतलब सरकारी खजाने में से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप उतना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूके से आप निकाल सकते हो, इंग्लैंड के पैसे अकाउंट से निकाल सकते हो। ओके, ट्रेजरी से पैसे निकाल सकते हो। सो जब जिस भी वजह के लिए जो भी बिल पास हुआ होगा, फॉर एग्जांपल वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बिल है, ओके, उसको पास किया गया। सो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर रहेंगे वो वहां पे जाएंगे एंड ही विल आस्क द कैग। कैग को बोलेंगे कि ये देखो, ये मुझे पार्लियामेंट की तरफ से ये दिया गया है, रिसीट दिया गया है कि मुझे 100 रुपए निकाल लेने हैं। ओके, सो कैग उसको देखेगा कि एक्चुअली में पार्लियामेंट ने दिया है, यस हाँ दिया है। सो मिनिस्टर से बोलेगा कि ठीक है मैं आपको निकाल के देता हूँ, ये एक पेपर है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि मैं आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ इस काम के लिए। इसके नीचे आपका सिग्नेचर और मेरा सिग्नेचर, दोनों जन का सिग्नेचर होगा। ओके, सो इसके ऊपर मतलब एक कैग का एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्म है। ठीक है, सो ये फॉर्म पूरा का पूरा, इसके ऊपर मिनिस्टर अपना सिग्नेचर मारेगा और फिर उसके बाद जो कैग है वो भी अपना सिग्नेचर मारेगा। ओके, इन दोनों के सिग्नेचर के बाद इसको रिजर्व में रख लिया जाएगा। ओके, और ये पैसे निकाल के दे दिए जाएंगे मिनिस्टर को कि ले भाई मिनिस्टर और जा अपना काम करो। ओके, बट हमारे यहाँ पे जो कैग है वो ऐसा काम नहीं करता। ओके, हमारे यहाँ पे जो कैग था, सो उसके इस काम मतलब ये कंट्रोलर का काम जो है उसके वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा था। ओके, इनिशियली इसको मतलब ये पावर दिया गया था, बट ये प्रॉब्लम मतलब कुछ ही समय में आ गया था, कुछ ही समय में आ गया सबको। तो इसको जो कंट्रोलर का काम था वो निकाल दिया गया, लेकिन नाम इसका चेंज नहीं किया गया। ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता, ये आज भी कैग ही कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही कहा जाता है। भले उसका जो कंट्रोलर का काम है वो उससे छीन लिया गया, अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल ही है, अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है, ये एक्चुअली में कंट्रोलर का काम नहीं करता है। वापस से आप लोगों को समझाता हूँ, कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा, जब उसके पास मिनिस्टर आएगा कि मुझे इतने इतने सरकार, मुझे इतना इतना पैसा पार्लियामेंट ने अलाउ कर दिया है इस योजना के लिए, इस स्कीम के लिए कि आप निकाल के पैसे, ट्रेजरी में से पैसे निकाल के यूज कर सकते हो, तो कैग अपना सिग्नेचर करवाता है और मिनिस्टर का सिग्नेचर करवाता है। इसका क्या यूज था वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखिए, ये अपना सिग्नेचर करेगा और मिनिस्टर का सिग्नेचर करेगा और उतना पैसा निकाल के ट्रेजरी में से निकाल के दे देगा। ओके, अब सेकेंड फेज में क्या होगा कि जब ये पैसे निकाल के दे देगा तो मिनिस्टर इज बाउंड, चूंकि इसने यह सिग्नेचर कर दिया है उसके ऊपर ये बाउंड हो जाता है कि वो पैसे का गलत उपयोग नहीं करेगा। ओके, गलत उपयोग नहीं करेगा। अगर वो गलत उपयोग करता है तो कैग के पास ये पेपर है, ये पेपर ला के दिखा देगा कैग कि ये देखो आपने 100 रुपए लेके गए थे इसी स्कीम के लिए, आपने 60 रुपए खर्चा किए, बाकी 40 रुपए कहाँ है, आपको 40 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, 40 रुपए कहाँ है। ठीक है, अब वो अगर नहीं दे पाएगा तो उसके ऊपर केस चलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा और जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें होती है वो सब चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे तो हो नहीं सकते। हमारे यहाँ पे तो पता चला कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं हो सकता, बट मैंने मिनिस्ट्री फॉर्म की है तो कैग कौन होता है हमको रोकने वाला। ओके, सो इसीलिए कंट्रोलर का काम छोड़ दिया गया। ओके, मतलब उससे छीन लिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम करता है। ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है, वो यही देखता है कि भाई मैंने 100 रुपए अगर दिए थे तो 100 रुपए खर्च हुए कि नहीं। सरकार के बिल्स वगैरह जब इसके पास आते हैं तो बिल्स वगैरह चेक करता है और देखता है कि 100 रुपए का हिसाब पूरा पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो वो टिक कर देता है, यस इट इज़ गुड, और अगर नहीं मिलता है तो सरकार से पूछता है कि भाई पैसे कहाँ गए। ओके, और सारे बिल्स वगैरह मांगता है उससे। ओके, सो दिस इज हाउ द ये मतलब कंट्रोलर का काम क्या है वो समझ में आ गया। ये पैसे निकाल के देने वाला जो काम है वो आपका कंट्रोलर का काम है, और जो पैसे को काउंटिंग वगैरह करना, उसके पूरा लिस्टिंग वगैरह करना, उसका देखना कि सही से पैसे खर्च किए गए कि नहीं, उसका बिल्स वगैरह चेक करना, वो चेक करने का जो
काम है उसको उसको कहा जाता है ऑडिटिंग का काम। ओके, सो ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है। ओके, सो राइट नाउ ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह काम करता है। स्टार्टिंग में बता दिया, सो दैट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। 148 आर्टिकल के अंदर इसका मेंशन किया गया है, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये क्या करता है, ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स का गार्जियन है। ओके, नेक्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करता है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आपके जस्टिस के सेक्शन में जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव के सेक्शन में लेजिस्लेचर है आपका पार्लियामेंट। ओके, लेकिन आपका जो फाइनेंस का सेक्शन है उसके अंदर आपका अप होल्डिंग का कैपेसिटी रखा गया है कैग के पास। ओके, फाइनेंस कमीशन के पास नहीं। ओके, कैग के पास दिया गया है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करता है। ओके, सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि हु इज कॉल्ड द फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सो ये तब से सबको हम लोग को मतलब हमारे जितने भी टीचर कम्युनिटी है उन सबको ये सब क्या बोलते हैं लिखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि भाई इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार आ चुका था लेकिन आप लोग ने उसको पढ़ाया नहीं, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू इनकॉर्पोरेट है। ओके, एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है वही मैं बताता हूँ। बेसिकली स्टूडेंट्स लोग यही चीज़ पढ़ लेते हैं कि हाँ ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आप लोग बताऊँ। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का जो हेड होता है वो कभी भी आपका ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से आता है, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से आता है। सो कैग एक तरीके से ऑपोजिशन की पार्टी को मदद करता है कि भाई अगर कोई गलत काम हो रही गवर्नमेंट के द्वारा तो कैग उसमें मदद करेगा उसके बिल्स को चेक करके, क्योंकि गवर्नमेंट अपने सारे बिल्स कैग के पास जमा करने वाली है, तो कैग उसको देखेगा और बताएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देगा वो सारे के सारे बिल्स और बताएगा कि देखिए यहाँ पे बिल ऐसे से खर्च किया गया है, ये सही है, यहाँ पे गलत, यहाँ पे बिल्स ऐसे खर्च किए गए ये गलत है, यहाँ पे इतने का हम लोग को धांधली दिख रहा है तो हम लोग इसको स्कैम की तरह कह सकते हैं और ये फिर स्कैम उजागर हो जाता है। इनफैक्ट आप लोग को बता दूं कि भारत में जितने भी आज तक के जितने भी स्कैम्स उजागर हुए हैं, जितने भी, चाहे आपके बोफोर्स घोटाला हो, जीप घोटाला हो, या फिर आपके CWG 2G कोयला घोटाला, जो भी आपके जितने भी आपके घोटाले वगैरह हैं वो सारे के सारे घोटाले आपके कैग ने ही ओपन करके रखे हैं और कैग ने ही अल्टीमेटली फाइंड आउट किया। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि कैग इज अ मोस्ट पावरफुल बॉडी। इनफैक्ट इसीलिए इसको आपके संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है कि ही इज द bulwark, he is the one of the bulwark of the democratic system of India, and also he is the most important constitutional body under the constitution of India। ठीक है, ये ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, आपने आपके डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने का एक बहुत बड़ा काम करता है। हालांकि फिर बाद में ये कंट्रोलर का काम छोड़ दिया गया, इससे तो आधा काम तो इसका मतलब हटा लिया गया। ओके, आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो कुछ चार जिसको कहा जाता है कि चार क्या कहा जाता है पैर है आपके, ये चार पैर है डेमोक्रेसी के। सो फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड दिस इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, मोस्टली आपको यूपीएससी को इतना नहीं दिखाया था, लेकिन हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि ये एक आपका स्टेबल एक क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देने का काम करता है। ओके, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल आपका क्या बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर का बुलवार्क है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस के लिए है, पॉलिटिकल फील्ड के लिए है। सुप्रीम कोर्ट आपका जुडिशरी के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सारे के सारे सेक्शन इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। ओके, BR अम्बेडकर जी ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे कहा है। ओके,
नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स कैसे किया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हमेशा अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो पीरियड होता है वो आपका 6 साल का होता है, या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट, ये चाहे तो रिजाइन करके प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करके ये रिजाइन भी कर सकते हैं, ओके। अगर इनको निकालना हो तो फिर उसी केसेस में निकाला जा सकता है, जैसे कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को निकाला जाता है, या फिर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को जैसे निकाला जाता है उसी तरीके से निकाला जाएगा। तो हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन हुए होंगे, जितना भी दिन पहला हुआ हो, हम लोग ने जजेस का रिमूवल प्रोसेस पूरी तरीके से देखा था। तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि जजेस का रिमूवल प्रोसेस कैसा था। इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऊपर नीचे चले जाइएगा, ऊपर जाइएगा ठीक है, नीचे कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो 3-4 वीडियोस के बाद आपको मिल जाएगा, ओके। तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात किया, ओके। नेक्स्ट, ये सब उसका सिस्टम है कैसे किया जाता। ओथ एंड अफर्मेशन, तो ये क्या कहता है? आपके एलिजेंस टू द आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करके नॉलेज एंड जजमेंट जो परफॉर्म करेंगे वो विदाउट फियर फेवर इल इफेक्शन, किसी भी मतलब बायसनेस के बगैर करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को अपहोल्ड करने का काम करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ओके। इंडिपेंडेंस, कुछ तो इनको ऐसा सिक्योर चीज़ें दिया गया है जिसकी वजह से मतलब इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है, और दैट इज़ वाई ये अपना काम आसानी से धड़ल्ले से कर सकते हैं। फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, ठीक है, इनको टेन्योर की सिक्योरिटी 6 साल या 65 ईयर, इस समय तक ये आसानी से काम कर सकते हैं। इनके ऊपर मतलब इनके पास प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का क्लॉज नहीं है इनके ऊपर, कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तभी तक ये काम करेगा। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो काम करेगा। तो जैसे उनको मन किया कि नहीं आज कुछ तूफानी करते हैं, आज अटॉर्नी जनरल को निकालते हैं, तो निकाल देगा, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनको 6 साल का कार्यकाल दिया गया है, या फिर 65 ईयर्स का अल्टीमेट एज, मैक्सिमम एज दिया गया, लिमिट। इससे पहले निकालना होगा तो पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू ही आप जा सकते हैं, उससे पहले उसको निकाल नहीं सकते, ओके। नेक्स्ट है, ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, ठीक है। आगे मतलब एक बार रिटायर हो गए तो उसके बाद उनको किसी भी जगह पे भारत सरकार के अधीन कोई भी ऑफिस उनको नहीं दी, वेरी सॉरी, किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कोई भी काम नहीं कर सकते, ओके। कोई भी ऑफिस इनको मतलब हेल्ड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अब इन्होंने ऐसी ऐसी जानकारी इनके पास आ चुके हैं, एज ए ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होने के वैसे ऐसे ऐसे काम ये कर चुके हैं कि भाई ये कुछ भी गड़बड़ काम कर सकते हैं, दैट इज वाई इनको कोई भी ऑफिस वगैरह नहीं जाता, ओके। नेक्स्ट, इनके सैलरी और अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज जो होते हैं वो एक बार पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड कर लिए गए, तो उसके बाद उसको चेंज नहीं किया था। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, ओके। जस्ट लाइक दैट, जस्ट ऑन द लाइट नोट। सो पार्लियामेंट के द्वारा एक बार डिसाइड कर लिया गया तो फिर उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और सेम वैसा ही कि वैसे उतना ही लगभग सैलरी और पेंशन वगैरह दिया था जितना कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को दिया था, ओके। एडिटर नहीं किया सकते, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, एक बार आपका जैसे क्या बोलते हैं डिस्क्राइब कर दिया गया। ये आपके ऑडिटर इंडियन ऑडिटर अकाउंट सर्विसेज के जो लोग होते हैं, मतलब आप लोग जब यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें एक सेक्शन होता है कैग का भी होता है, ओके। इंडियन अकाउंट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, AIIAS, AAAS, ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ठीक है। ये आपके यूपीएससी के द्वारा ही कराया जाता है इसका भी एग्जाम। तो मतलब इनका फाउंडेशन कोर्स आपके साथ लबासमा में ही किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में इनको अलग जगह पे भेज दिया जाता है, ओके, ट्रेनिंग के लिए। सो IAAS जो है ये आप समझ लीजिए आप लोग IAS बनना चाह रहे हैं, और ये आप लोग से एक ये एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। सो तो IAAS जो सर्विसेज है इनके जो क्या बोलते हैं जो सिलेक्ट होकर बच्चे आते हैं उनके क्या बोलते हैं कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज जो होंगी वो कैग कंसल्ट करेंगे, मतलब कैग बताएंगे प्रेसिडेंट को, और उसके बेसिस पे किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IAAS या IAS या यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स कराए थे वो गैजेटेड ऑफिसर्स कराए जाते हैं। इनको गैजेटेड ऑफिसर इनको इसके लिए कहा था क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिमूवल सब कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। दैट इज वाई कैग इनको सलाह देगा कि भाई इनको इनको इस तरीके से इनको देना है, ठीक है, पोस्टिंग वगैरह देना है, इनको यहाँ यहाँ पे रखना है। और उसके विषय प्रेसिडेंट गैजेट निकाल देंगे, प्रेसिडेंट गैजेट में आपका नाम आ जाएगा और आप उस हिसाब से पोस्टिंग वगैरह हेल्प कर लोगे, ओके।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपके कैग के ऑफिस के होंगे वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होंगे। इसको मतलब किसी भी तरीके से डिस्कस नहीं किया जा सकता आपके पार्लियामेंट के अंदर। ओके, रोल ऑफ द कैग, द फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द फोर मोस्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो एग्जीक्यूटिव है एक तरीके से निरंकुश है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदियां नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है कि नहीं। वो किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकता है, वो चाहे कितना भी पैसा खर्च कर सकता है, उसको कोई भी पूछ नहीं सकता। अगर कैग ना हो तब की बात कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इज वाई वी नीड कि भाई जो टैक्सेस से मनी आ रही है, जो आपके क्या बोलते हैं कॉमन पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, वो जो पैसा जा रहा है आपके कॉर्पस के अंदर, आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो पैसे जा रहे हैं वो खर्च ठीक से होने चाहिए। ठीक है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए जो मेन हेड है वो है आपका कैग। ठीक है, कैग मेक श्योर्स कि क्या बोलते हैं जो आपकी गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से पैसे का मतलब खर्च वगैरह करने का जो काम है वो अच्छी तरीके से करिए। ओके, आगे मैं इसका नेगेटिव्स वगैरह भी बताऊंगा क्या होगा कैसे है। बट आप लोग देखें, इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई सीधी सी बात है, पूरी की पूरी पूरा का पूरा चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, सब कुछ इकोनॉमी पे डेवलप डिपेंड करता है। ओके, अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो फिर सब कुछ अच्छा चलता रहता है, और अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है तो फिर समझ ले सब बर्बाद ही है। ओके, यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा है, इकोनॉमिक्स अगर अच्छी तरीके से आती है तो आपका पेपर थर्ड अच्छी तरीके से चला जाता है, ना तो फिर भाई बर्बाद ही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, कैग जो है वो आपका पार्लियामेंट का एक तरीके से एजेंट है। हालांकि पार्लियामेंट के अधीन कोई ऑफिस नहीं काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है, बट ये पार्लियामेंट के अंदर मदद करता है। दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है। बट इट इज़ नॉट मतलब एक्चुअली किसी पार्लियामेंट के नीचे कोई ऑफिसर या कोई पोस्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन पार्लियामेंट का जो काम है, पार्लियामेंट का एक फोरमोस्ट काम क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर चेक लगा के रखना कि गवर्नमेंट कभी भी निरंकुश ना हो जाए, गवर्नमेंट कभी भी आताताई ना हो जाए, अपने मर्जी से कोई काम ना करने लगे, आउट ऑफ बाउंड्रीज नहीं जाने लगे। ठीक है, सो दैट इज वाई ये जो आपका पार्लियामेंट का जो काम है कि भाई चेक लगा के रखना, इसके अंदर मदद करने का काम कर रहा है आपका कैग। ठीक है कि नहीं। ये जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाएगा, जो ऑडिटिंग वगैरह करने वाला है, तो एक्चुअली में गवर्नमेंट के ऊपर ही कर रहा है ना, कि गवर्नमेंट कोई गलत काम ना करे, कोई ऐसे का खर्च वगैरह गलत तरीके से ना करे, इसीलिए तो ये सब चीज़ें कर रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ही इज द एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट, CAG has more freedom with regard to audit of expenditure दैन विथ रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ रिसिप्ट स्टोर्स एंड स्टॉक्स। ठीक है, ये आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ही इसके आगे मैं आप लोगों को इसके नेगेटिव्स वगैरह में बताऊंगा। ये नेगेटिव पॉइंट है तो आगे आप लोगों को बताने वाला तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैग हैज टू असर्टेन लीगैलिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड मनी। ठीक है, आपका जो पैसा खर्च हो चुका है उसका लीगल मतलब वैध तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं, ये आपका असर्टेन करने का काम है कैग का। ओके, नेक्स्ट, डस प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑडिट करता है विजडम, फेथफुलनेस, इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपके इन सब स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपके प्रोप्राइटरी ऑडिट करता है, मतलब ऑडिटिंग का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, सीक्रेट सर्विसेज का एक्सपेंडिचर का जो है वो उसके ऊपर एक लिमिटेशन पैदा करता है। आपके ऑडिट के जो काम है कैग का, उसके ऊपर एक लिमिटेशन पैदा करने का काम है सीक्रेट सर्विसेज का एक्सपेंडिचर। आप लोग ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि भाई अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे एग्जांपल दिया था, तो स्पेशल ऑप्स। ठीक है, हाँ, वेब सीरीज है ना स्पेशल ऑप्स, देखिए स्पेशल ऑप्स, उसके अंदर जब जब उससे हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि भाई आपका जो ये खर्च है वो कैसे है, कितना खर्चा वगैरह कर रहे हैं, कहाँ पे रहता है, कौन कैसा रहता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये बता नहीं सकता। तो सेम वही पे कि भाई सीक्रेट सर्विसेज के जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे लिमिटेशन पैदा करता है आपके कैग के रोल पे। ओके, नेक्स्ट, हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी। यही मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में बताया कि कंट्रोलर का काम इसके पास नहीं है। ठीक है, कंट्रोलर का काम नहीं, इशू करने का, जो मनी इशू करने का जो काम है वो इसके पास नहीं है। ये ऑडिटिंग जनरल है। ठीक है, ऑडिटर जनरल है ये। एक बार खर्च हो गया उसके बाद ये काम में आता है, उससे पहले ये कोई काम नहीं कर सकता। ओके, सो इंडिया, वही मैंने एग्जाम्पल बताया कि इंडिया के अंदर जो कैग है वो ऑडिटर जनरल ही है। कैग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी आप लोगों को बता दिया था कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट के अधीन है, कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं है। ठीक है, भारत के अंदर कैग जो है सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर कैग पूरी तरीके से आपका कंट्रोलर भी है और उसके बाद उसका ऑडिटर जनरल का भी इसके पास काम होता है। ओके, नेक्स्ट,
ड्यूटीज एंड पावर्स, ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं फटाफट। आर्टिकल 149 के अंदर इसके सारे ड्यूटीज और पावर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं, और इसके अलावा भी पार्लियामेंट चाहे तो नए नए लॉ के तहत इसको एक्स्ट्रा पावर्स वगैरह भी दे सकते हैं। पार्लियामेंट तो कुछ भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कैग एक्ट को 1976 के अंदर क्या बोलते हैं, ऑडिट किया, अमेंड किया गया था, बार बार ऑडिट बार बार निकल रहा है, अमेंड किया गया था, और उसके थ्रू आपका जो अकाउंट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको अलग अलग करके 3 पार्ट्स में बांट कर दिया गया है। 3 कौन कौन से पार्ट्स हैं? आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इन सब का ये पार्ट्स में डिवीजन कर दिया गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये सारे के सारे आते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ईच स्टेट का तो स्टेट के अंदर होना चाहिए, यूटीज का यूटी के अंदर होना चाहिए, ये सीधी सी बात है, लेकिन जो कैग कैग एक ही पद है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। कैग के जैसा आपके स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे कोई भी पद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इलेक्शन कमीशन के जैसा एक स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन के जैसा स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। आपके यूपीएससी के जैसा स्टेट पीसीएस वगैरह है, ठीक है, एसपीएससी, ठीक है, आपके स्टेट पीसीएस वगैरह है, स्टेट पीएससी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैग के जैसा कोई भी आपके क्या बोलते हैं लोअर लेवल पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जैसा एक पद है, ठीक है, अटॉर्नी जैसा एक पद है, वो आपका उससे क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जैसा काम करता है, ठीक है। ऑडिटर जनरल से उसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। सो ये आपका कैग जो है ये आपके स्टेट लेवल पे नहीं पाया जाता, दैट इज वाई जो आपका जो एक जो कैग है वो आपका स्टेट का भी देखता है, आपके यूनियन का भी देखता है, और यूटीज का भी देखता है। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है कि कैग इसीलिए तीनों का भी देखता है। ये डिवीजन जो सेपरेट अकाउंट किया गया है वो इसी वजह से किया गया। ओके, नेक्स्ट, कहाँ था मैं, ऑडिट एक्सपेंडिचर ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ द ईच स्टेट, ठीक है। दोनों स्टेट्स के जो आपके पब्लिक अकाउंट कंटीजेंसी फंड वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे अकाउंट को ये ऑडिट करता है। नेक्स्ट, ऑडिट्स ऑल सब्सिडरी अकाउंट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के और कोई सब्सिडरी अकाउंट वगैरह होंगे, जैसे पब्लिक अकाउंट होता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे आपके बहुत सारे इमरजेंसी फंड्स वगैरह भी होते हैं जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, वो सबको भी ऑडिट करने का काम इसके अधीन ही आता है। ओके, नेक्स्ट, ऑडिट्स ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑडिट करने का काम करता है। समझ में आ रहा होगा ये रिसिप्ट वगैरह को ऑडिट करता है। नेक्स्ट, ऑडिट्स रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज फाइनेंस बाय सेंट्रल एंड स्टेट रेवेन्यूज, ठीक है, ऐसे कोई बॉडीज वगैरह जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ, ठीक है, जैसे सीबीआई वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी पैसे वैसे खर्च किए जा रहे हैं उन सब का ऑडिटिंग वगैरह कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह अगर हैं, पीएसयूज वगैरह हैं, तो उनका वगैरह किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज जो कि लॉ के द्वारा बनाए गए हैं उन सब के ऊपर भी ये सब किया जाएगा, या लॉ के द्वारा और भी पावर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, अगर उसमें भी ऑडिटिंग करने का काम ये कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई अकाउंट ऑफ द सेंटर और स्टेट किस हाल में रखे जाने चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग के किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, वो सब प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा करने का इसके पास पावर है। ओके, नेक्स्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट्स जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट इंटर्न लेज डाउन दैट रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट के पास इसको रखता है। ओके, और स्टेट का जो होगा स्टेट गवर्नर के पास जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी टैक्स और ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है कि भाई ये टैक्स का जो कलेक्शन आया है वो इतना इतना रुपीज़ है, तो नेट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है, उस सब से रिलेटेड जो भी अगर वाद विवाद है या कोई भी अगर फाइनल टोटल करना है, तो उसमें कैग अपना जो भी बोल दे वो आपका फाइनल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपके स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम ऐसा का वैसा काम ये करता है। ओके, ये 3 रिपोर्ट सबमिट करता है, ये तीनों रिपोर्ट आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ, वापस से पूछ भी सकता है। ओके, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पीएसयूज, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म, ठीक है, लास्ट आपके आता है क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सो क्रिटिसिज्म में द इट्स रिपोर्ट इज पोस्ट फैक्टो, जो मैंने आपको प्राइमरी बोला कि भाई ये जो भी काम करता है वो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है, ठीक है, खर्चा हो चुका है, अब सिर्फ उसके जो बिल्स वगैरह बने हुए हैं वो सिर्फ वो देख रहा है, वो पहले से पैसे वैसे जारी करने का काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता है कि भाई खर्चा कितना हो गया है, ठीक है, खर्चा हो गया, लाओ बिल लाओ मुझे दिखाओ, खर्चा हो चुका, ओहो चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने इतना खर्च कर दिया, ये
पैसे लेकिन आए कहाँ से, दिया कहाँ से, वो तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ने दे दिया, पार्लियामेंट ने बोल दिया, सरकार ने पैसे निकाल लिए, लेकिन ये पैसे खर्च हो गए उसके बाद ही काम में आता है, पहले ये आपका कंट्रोलर का काम इसके पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसके पास ऑडिटिंग रोल में भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे सीक्रेट सर्विसेज का एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये किसी भी कीमत पे उनके बारे में कुछ भी जानकारी वगैरह नहीं पूछ सकता कि भाई कौन से सीक्रेट सर्विस क्या कैसा खर्चा किया, ठीक है, रॉ वगैरह के जो भी यहाँ वहाँ पे काम वगैरह चलते थे उससे भी रिलेटेड कोई भी पैसे वैसे के बारे में नहीं पूछ सकता। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इट्स पार्टिसिपेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या है कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर के साथ अब धीरे धीरे आप लोग देखें पीपीपी मोड्स आ रहे हैं, पीपीपी ट्रिपल पी 4 टाइम्स P, ये सब मोड्स आ रहे हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड्स वगैरह आ रहे हैं, बॉट मोड्स वगैरह, ठीक है, तो इस सब में क्या है, इन सब में प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कितना है, कौन कितना पैसा दे रहा है, कहाँ से पैसा दिया जा रहा है, कौन सा पैसा कहाँ से रिरूटिंग किया जा रहा है, उसके अंदर कैग नहीं जान सकता। कैग सिर्फ ये देखेगा कि भाई सरकार ने कितना पैसा दिया, कैग ने सरकार ने दिया भाई 100 रुपए दिए, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर ने भी तो कुछ पैसे लगाए होंगे, अब काम तो बन गया, ठीक है, रोड बन के तैयार हो गई, ओके, इसके अंदर समझिए 2000 रुपये खर्चा हुए थे, अब सरकार ने बोला कि हाँ मैंने तो सिर्फ 100 रुपये दिए थे, जबकि इसने 100 रुपये भी नहीं दिए थे, 2000 का 2000 रुपये प्राइवेट सेक्टर से आया, तो कैग कर ही क्या लेगा। ओके, कैग तो बता ही नहीं सकता, कैग तो देख लिया हाँ भाई बिल तो इसने सरकार ने बिल तो दे दिया कि हाँ भाई 2000 रुपये खर्च हुए, तो 2000 रुपये खर्च हुए होंगे, ओके, भले हुए या ना हुए ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया तो हो गया काम खत्म। ओके, नो प्रोविजन ऑफ ऑडिटिंग ऑफ फंड्स डाटा गिवन टू एनजीओस, एनजीओस को जो पैसे वैसे दिए जाते हैं या फिर इलेक्टेड लोकल बॉडीज वगैरह जो है उनको जो पैसे वैसे दिए जाते हैं, उनका कोई भी यहाँ पे इलेक्टेड लोकल बॉडीज मतलब आपके ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज की बात की जा रही है। ओके, सो इनके ऊपर कोई ऑडिटिंग का वगैरह काम नहीं है, ठीक है, आपका जैसे मैंने बताया स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसी तरीके से आपके लोअर लेवल पे कैग जैसा कोई काम नहीं करता। ओके, तो आपके लोकल जो बॉडीज है उनका कुछ भी अगर धांधली वगैरह हो रहा है, पैसे वैसे का धांधली हो रहा है, तो कोई चेक भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। ओके, एनजीओ को पैसा दे दिया, पता चला कि एनजीओ सरकार की तरफ से एक कोई ऐसा काम करे जो घुमा फिरा के सरकार के पास ही पैसे आ रहे हैं, सरकार का कोई मंत्री है जो कि अपना खुद का एनजीओ चला रहा है, अपने भाई भतीजेवाद की तरफ से उनको पैसे दिए जा रहा है, और पता चला कि हाँ भाई एनजीओ ने अच्छा काम किया, एनजीओ ने अच्छा काम किया, पता चला कि भाई एनजीओ जो है वो तो मिनिस्टर साहब के खुद ही के हैं। ओके, नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव फुल अथॉरिटी टू ऑडिट पीआरआईज एंड यूएलबीज, ठीक है, आपके जो आपका पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आपके अर्बन लोकल बॉडीज है, इन लोग के ऊपर फुली अथॉरिटी, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई इनके ऑडिटिंग वगैरह से रिलेटेड इसके पास फुल अथॉरिटी नहीं है। ओके, डीआरडीएस डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है इनका भी जो फंड का लेना देना जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आउट ऑफ द परव्यू है आपके कैग के ऑडिट के लिए, ठीक है, इसको भी ऊपर नहीं काम किया जा सकता, ये एक्चुअली आपका देखा जाए तो पीआरआई से रिलेटेड ही है ना, तो दैट इज वाई इनको भी परव्यू में नहीं रखा गया कैग के। ओके, नेक्स्ट, हाई स्प्रेड ऑफ ऑडिटिंग रिजीम विद लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, आपके यहाँ पे काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, आपके यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, कैग इज नॉट ऑलवेज अपॉइंटेड फ्रॉम रेवेन्यू या फाइनेंशियल स्ट्रीम से, कैग अपने मर्जी से भी अपॉइंट कर लिया जाता है, पता चलता है हाँ भाई सिविल सर्वेंट है, चलो कोई बात नहीं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी बात मानेंगे, इनको ही कैग बना दो, ठीक है, पता चलता है उनका बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड था या साइंस बैकग्राउंड था, पता चला है उनको रेवेन्यू फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह में बता दिया, वो बस आंकड़े देख रहे हैं, वो सब नंबर्स देख के उनके चक्कर आ रहा है, और फिर अपने सबॉर्डिनेट को बोल देते भाई तुम देखो यार, तुम देख के बताओ, फाइनल रिपोर्ट बना के दो, कैसे काम नहीं करते क्या ठीक से, ठीक है, तो पता चलता है कि भाई इस तरीके से किया था। ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अपॉइंटिंग फॉर्मर सेक्रेटरी, जैसे आईएएस वगैरह के जो होते हैं वो आपके कैग बना दिया था, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई आईएएस लोगों को उठा के कैग बना दिया था, तो इसमें क्या होता है भाई, एक तरीके से आप क्या आईएएस हो, ठीक है, फॉर्मर सेक्रेटरी वगैरह हो, आईएएस क्या है, एक सिविल सर्वेंट होता है, ठीक है, सिविल सर्वेंट है तो सीधे तरीके से उसके ऊपर गवर्नमेंट ही हमेशा काम करने वाली है, मतलब गवर्नमेंट ही के अंडर वो एक पोस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ही इसके ऊपर एक तरीके से इसकी एम्प्लॉयर है। ओके, गवर्नमेंट इसका एम्प्लॉयर है, ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट इसका एम्प्लॉयर है तो अगर ये कैग बन जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, गवर्नमेंट का ही काम करेगा, गवर्नमेंट का ही चमचा बना देगा, सीधी सी बात है कि नहीं। अगर एक आईएएस कैग बना दिया जाता है तो अल्टीमेटली उसके तो खून में ही है कि वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के जो भी आदेश है उसी का पालन करने वाला है, तो कैग बन के भी वही करने वाला है। ओके, नेक्स्ट, कैग भारत में
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, ठीक है, एमपी नहीं होता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा है, वो वहाँ पे जाके बोल सकता है, उल्टा सीधा सब गालियाँ वगैरह भी बक सकता है, और कोई इसको कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके से इसको पावर्स वगैरह, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं। भारत में भाई उसको उसका मेंबर ही नहीं मानते, बाकी सब तो छोड़ ही दो। ओके, नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर टू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, या फिर कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है वो पीएम के रिकमेंडेशन पे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो पीएम रेकमेंड कर रहा है तो कैग को ऐसा ही रेकमेंड करेगा ना जो उसके फेवरेबल होगा। हालांकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो यही दिखता है कि भाई इतने सारे घोटाले वगैरह खोद के बाहर निकालने वाला जो कैग, वो पीएम के द्वारा भले अपॉइंटमेंट कर रहा है, लेकिन काम तो उसका वो किसी भी तरीके से सरकार के विरुद्ध भी तो जाता ही है। ओके, हालांकि देर इज ए मतलब केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, रिपोर्ट्स जो भी सबमिट किए जाते हैं वो आपके टाइमली नहीं होते हैं लेजिस्लेचर के पास। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, देखिए अभी अब आपका ये फरवरी चल रहा है, ठीक है। अब फरवरी खत्म होगा, उसके बाद मार्च में आपकी फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो जाती है। उसके बाद कैग के पास सारे के सारे बिल्स वगैरह पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम होते चला जाएगा तो ही आपके बिल्स वगैरह मिलते जाते हैं। बिल्स तभी मिलता है जब आपका ईयर एंड हो जाता है। ईयर एंड होने के बाद जो बिल्स वगैरह कैग के पास जाएंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, इतने सारे लोगों का रिपोर्ट बनाना, समझिए हर एक स्टेट्स का रिपोर्ट बना रहा है, हर एक सेंट्रल के जितने डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका सबका रिपोर्ट बना रहा है, पीएसयूस हैं उनका रिपोर्ट बना रहा है, स्टेट के कोई पीएसयू वगैरह होंगे तो उनका रिपोर्ट बना रहा है। इतने सारे रिपोर्ट्स बनाते बनाते पता चलता है कि 8-9 महीने बीत गया, नया टाइम आ गया आपका रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि ऑलरेडी पता चलता है कि भाई खर्चा तो हो गया। जैसे आपका अगर CWG का मैं अगर बताऊँ, CWG कॉमनवेल्थ घोटाला जो किया गया था, सुरेश कलमाडी जी ने किया था, जी तो बोलने के लायक है नहीं लेकिन अब कोई बात नहीं। तो उन्होंने किया था, तो ये आपका घोटाला पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ खत्म हो गया, उसके 8-9 महीने के बाद आता है। आई वॉज वेरी, बहुत छोटा था उस समय पे, लेकिन मैं न्यूज़ देख रहा था तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ये घोटाला घोटाला शब्द सुना। मैं बोला ये क्या है, ये कुछ कोई क्या बोलते हैं उसको, क्या कहता है, कोई जूस वगैरह नया है क्या कि घोटाला घोटाला। मुझे सच में ऐसा लगता है कि दिस इज घोटाला मीन्स मतलब कोई जूस वगैरह का नाम आया है, ठीक है। तो मुझे उस समय बहुत इंटरेस्ट आया था कि हाँ घोटाला कर दिया, इतना बड़ा पैसा खर्च है। और पैसे का जो मतलब वो जीरोस में देख के तो मेरे टेंशन आ गया था, इतना बड़ा पैसा होता भी है धरती पे, ठीक है। सो दिस वाज द केस कि आप समझिए कि वो पूरा का पूरा केस जो है लगभग 1 साल के बाद ओपन हुआ था कि भाई ये इतना बड़ा घोटाला हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके पास कोई भी कंटेम्प्ट और समनिंग का पावर वगैरह नहीं है। मतलब किसी ने कोई घोटाला वगैरह कर दिया तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको समन करके बुलाएगा कि हाँ भाई मेरे पास साथ चल अपने अपनी गवाही वगैरह देना, ऐसा कोई बात नहीं। इसको ये पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के पास भेजेंगे, पार्लियामेंट से जब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगा जिसमें ऑपोजिशन का लीडर, ऑपोजिशन की तरफ से कोई मेंबर बैठा हुआ है, वो जब देखेगा कि ओ हो इतना बड़ा स्कैम हो गया, कैग ने फाइंड आउट करके निकाल दिया, चलो हम इसको अब उजागर करते हैं, तब जाके वो उजागर होता है। तब तक पता चलता है पूरा साल बीत चुका है, ऑलरेडी प्रॉब्लम सारा का सारा हो चुका है। समन वमन करने की तो बात ही छोड़ दो, बाद में फिर पता चलता है लोग इसी के ऊपर केस करने लगते हैं। और जब इसके ऊपर केस होता है तो ये अपना ऊपर कंटेम्प्ट के चार्जेस भी नहीं लगा सकता कि हाँ भाई आपने मेरे ऊपर शक किया, चलो मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट के चार्जेस लगाता हूँ, इस तरीके से भी नहीं कर सकता। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हुए भी इसके पास कोई अच्छा ठोस पावर वगैरह है नहीं, सिर्फ नाम का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। ओके, हालांकि इसने बहुत सारे स्कैम्स वगैरह पकड़वाए इसके। मतलब ये सच में बी आर अम्बेडकर जी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच वाले थे, जो उन्होंने मतलब पहले ही कह दिया था कि ही विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, एंड वापस से एक बार बता देता हूँ, ये आपके रिपोर्ट्स हैं जो आपके क्या के जो मैंने आपको जस्ट बताया कि रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट, रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक कैसे पढ़ते हैं। थैंक यू मच, चलिए बाय।